हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट एंड दिस शो प्रॉपर्टी गुरु इज प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो बहुत स्वागत, बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए हम आतुर रहते हैं हर हफ्ते, क्योंकि आपके इतने अच्छे रिस्पांस हमारे पास आते हैं और आपके मेल्स, आपके मैसेजेस लगातार हमें मिलते हैं, कुछ बधाइयों के लिए, कुछ धन्यवाद के लिए। इनफैक्ट ज़्यादा क्वांटिटी होती है जहां पर आपकी जो भी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है और हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम उन्हें अच्छी तरह से सुलझाएं। इसीलिए हर हफ्ते एक एक्सपर्ट के साथ हम हाजिर होते हैं। तो इस हफ्ते हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या आइडिया लेते हैं मार्केट का। अब विंटर सीजन्स में हम एंटर कर गए हैं और यही कि प्रॉपर्टी मार्केट का सीजन कैसा है, मौसम कैसा है? विपिन जी, प्रॉपर्टी में एक माइंडसेट चेंज डेफिनेटली हुआ है बायर्स का। काफी इंटरेस्टेड हैं हर प्रोजेक्ट पे। आपको देखेगा कि विजिट्स होते रहते हैं। ऐसा कुछ रेजिडेंशियल में ट्रांजैक्शंस डेफिनेटली हमारा भी मानना है कि काफी कम हो गई हैं कंपेयर टू अर्लियर मंथ्स। और उसके रीजंस मल्टीपल हैं कि प्राइस राइज, इंटरेस्ट रेट्स एक हाई लेवल पे होना, और इन्वेंट्री एडिशन भी कुछ शहरों में थोड़ा कम है। मतलब लोग, काफी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, उनके कुछ लॉन्चेस नहीं हुए हैं पिछले 3 4 5 महीने से, क्योंकि पहले बहुत तेजी से कुछ लॉन्चेस हुए। तो अभी अप्रूवल्स आ रहे हैं, या मतलब हर एक को अपनी कैपेसिटी देखनी है एग्जीक्यूशन करने की। हाउएवर लैंड एक्विजिशन भी अच्छी रही है और कंस्ट्रक्शन भी प्रोग्रेस कर रही है, और इन्वेस्टर एक्टिविटी अब शायद थोड़ी सी थम गई है। यही जैसा दिख रहा है, मतलब मार्केट के अंदर। पर पॉकेट्स ऐसी हैं, कुछ पॉकेट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमेशा पॉपुलर रहते हैं, उनमें कुछ यूनिकनेस रहती है। जैसे हम पढ़ते रहते हैं कि कुछ बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस आज भी हो रही हैं। इवन मिड वैल्यू, लो वैल्यू में भी होती हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ यूनिक बात है। जी, तो आशीष जी, आपने एक चीज कही कि इन्वेंट्री का भी आना काफी स्लो है। अब अप्रूवल एक प्रोसेस है, उस पर कंस्ट्रक्शन एक दूसरी प्रोसेस है, लेकिन क्या ये इंटेंशनल भी है कि आपने इन्वेंट्री की पेस को थोड़ा स्लो रखा है ताकि डिमांड थोड़ी ऊपर रहे, या उल्टा वो डिमांड को अब हैम्पर करने लग गया है? कैसे समझे? देखिए, हमने कुछ साल पहले क्या देखा कि मार्केट खराब होने के कारण कई डेवलपर्स मार्केट से बाहर चले गए। जी। लेकिन आज जिस भी शहर में जाता हूं या कुछ न्यूज पढ़ता हूं, तो नए डेवलपर वापस एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री एडिशन, कुछ डेवलपर्स, वैसे भी ये बहुत मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत फ्रेगमेंटेड है। कुछ 2 3 डेवलपर्स अगर लॉन्चेस ना करें तो इससे सप्लाई हार्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज रहे होंगे, और आपने समझिए 7 8 प्रोजेक्ट एक साल में लॉन्च करे, अब उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम है, जी। कलेक्शंस करने का टाइम है ना। कुछ महीने पहले मैं बोल सकता था कि दिल्ली एनसीआर में कुछ गिने चुने लॉन्च होते हैं, लेकिन अभी आप रिसेंटली विजिट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट में लॉन्च हुए हैं, और अलग अलग लोकेशन, अलग अलग दिशाओं में लॉन्च हो रहे हैं। तो डेफिनेटली सप्लाई मार्केट में आ रही है, और आप बुक्स पे लैंड एक्वायर करके उसको रख नहीं सकते, बिकॉज इट हैज टू जनरेट कैश। ओके, सो या तो वो लैंड ट्रेड करी जाएगी, या फिर किसी ना किसी तरीके से उसे मार्केट में लाना होगा। बट डेफिनेटली हम ये देख सकते हैं कि आने वाले साल में मे बी जो कुछ डेवलपर्स ने लैंड्स लेके रखी हैं, प्रोजेक्ट्स लेके रखे हैं और लॉन्च नहीं कर पाए, उनको वो करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज जस्ट आइडल लैंड सिटिंग ऑन बुक्स जी, नहीं करती है। ठीक है। तो कुल मिला के ये है तस्वीर रियल एस्टेट की। आशीष जी बता रहे हैं कि थोड़ी सी इंक्वायरीज, थोड़े से सेल्स स्लो डाउन हुए हैं और बाकी की भी कहानी है। तो देखिए, ठंड है, थोड़ी मौसम में बढ़ रही है, थोड़ी ठंडक हो सकता है रियल एस्टेट में भी दिखाई दे, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा आगे। इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां काफी हलचल मची हुई है। क्या आने वाले दिनों में हमें इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ दिखाई देगा और उसका इंपैक्ट फिर कुछ आता हुआ देखेंगे? चलिए, जब होगा तब जरूर उस बात को की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल तो सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। जितेंद्र सिंह धनबाद से हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे पहले कॉलर आ चुके हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर ये पूछना था,
इधर बैंगलोर और एनसीआर रीजन में सिंपल मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम यील्ड 3 to 4 इयर्स में। अभी तुरंत मुझे पोजीशन नहीं लेना है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि जिसमें कम से कम पैसा लगे और यील्ड ज्यादा से ज्यादा हो विद इन 3 to 4 इयर्स और 5 इयर्स लाइक दैट, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो वो जानना चाह रहा था। तो फिर इसमें विद इन 1 to 2 CR। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें तो फिर आप क्योंकि यील्ड की बात कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी का टाइप भी देखना पड़ेगा। आप रेजिडेंशियल में देख रहे हैं या फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, दुकान वगैरह देख रहे हैं? रेजिडेंशियल सर, रेजिडेंशियल 2 BHK। चलिए रेजिडेंशियल में ही देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर आपको यील्ड और बेहतर चाहिए तो शायद कमर्शियल प्रॉपर्टी भी उसका एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन फिलहाल आशीष जी रेजिडेंशियल में देख रहे हैं बंगलुरु या फिर एनसीआर। 1 से 2 करोड़ का बजट और इनको चाहिए कि मतलब 3-4 साल मिलेंगे, पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यील्ड अच्छी मिले। विपिन जी, हम कई बार ये डिस्कस करते हैं, दिल्ली एनसीआर मार्केट जो है रियल एस्टेट मार्केट, वो फेंट हार्टेड के लिए नहीं है। तो पहली बात तो वह 1 to 2 करोड़ में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ही चैलेंज हो जाता है। अगर हम गुड़गांव की बात करें या इवन प्राइम नोएडा की बात करें तो 1 to 2 करोड़ में हार्डली ऑप्शंस आर देयर। ओके, बट अगर मार्केट आपका साथ दे तो दिल्ली एनसीआर में लोग रिटर्न जब बनती है तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन कई आप अगर हाई वैल्यू पे एंटर करेंगे तो रिटर्न कई सालों की आपकी नहीं बन पाती। और जो वो यील्ड की बात करें, यील्ड एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन प्लस जब वो लेट आउट होगी उसका रेंटल। रेजिडेंशियल में तो हमने देखा जनरली करंट प्राइस के हिसाब से प्रॉपर्टी में रेंट 2 से 3% आता है, सदर्न मार्केट में मे बी 3 to 4% आता है। तो 1 to 2 करोड़ में अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो न्यू गुड़गांव में या कुछ फ्लोर्स वहां पे बिल्डर फ्लोर्स होते हैं जिसमें 1 to 2 करोड़ में कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। ओके, बट बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे। डेफिनेटली बैंगलोर एक अच्छी मार्केट है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। प्राइस राइज यहाँ 30-40% मैंने देखा है पिछले 1 साल में हुआ है। पर यहाँ पे टिकट साइज अभी भी 2 करोड़ के अंदर आपको काफी ऑप्शन मिलते हैं। और एक अगर ये शहर से बाहर के हैं तो इनके लिए अगर इनका यहाँ कोई कनेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे व्हाइट फील्ड में ही लेना है या आईटी कॉरिडोर में ही लेना है, तो आप एयरपोर्ट के एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो KIDB जोन है पूरी, वहां पे पूर्वंकरा, प्रोविडेंट, टॉप डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, एनीवेयर फ्रॉम 60 lakhs to 2 crores एंड मोर। एयरपोर्ट रोड पे भी पूर्वंकरा भी कुछ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। और उसके अलावा प्लॉट्स हैं नॉर्थ बैंगलोर में, आदर्श ग्रुप, एसेट्स, एम्बेसी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के ऑप्शंस में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंगलोर के अंदर। अदरवाइज अगर इनकी कुछ एफिलिटी है तो आईटी कॉरिडोर डेफिनेटली, व्हाइटफील्ड, सरजापुर रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मतलब इधर आपको टॉप डेवलपर जो प्रेस्टीज, शोभा एटसेट्रा, दो आई एम नॉट श्योर, मतलब मेरे ख्याल से आज की डेट में इन 2-3 डेवलपर्स के पास अंडर 2 करोड़ की शायद प्रॉपर्टी नहीं होगी टू सेल, बट ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। मतलब ठीक है, 2 करोड़ बैंगलोर के लिए अच्छा बजट है। तो जितेंद्र साहब, ये तो तय हो गया कि आपको एनसीआर के मुकाबले बेंगलोर ज़्यादा सूट करेगा आपके बजट के लिहाज से, यील्ड के लिहाज से, और प्रॉपर्टी का पोजीशन और बाकी तमाम चीज़ें, क्वालिटी वगैरह भी हम थोड़ा साउथ को ज़्यादा बेहतर मानते हैं नॉर्थ के मुकाबले। कुछ एक इलाके, कुछ एक प्रोजेक्ट्स आपको शेयर किए हैं यहाँ पर आशीष जी ने, लेकिन अब आप अपना फोकस बेंगलुरु की तरफ कर सकते हैं। इन चीज़ों पे एक नज़र मार ले जो उन्होंने सजेस्ट की है। कुछ और आपको लगता है तो हम दोबारा एक बार फिर से बातचीत कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एनसीआर की जगह फोकस अब बेंगलुरु पे रखना है, पर्टिकुलर इलाकों पे रखना है। कुछ कंपनीज भी उन्होंने बताई, तो आई होप यहाँ से आपका काम आगे ज़रूर बढ़ जाएगा। बाकी अब दोबारा बात करते हैं जब आप थोड़ा और नज़दीक उस चीज़ के पहुँच जाएंगे। शुरुआत हो गई ज़रूर आपकी यहाँ से, ठीक है जी। हम भी आगे बढ़ लेते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर अशोक फ्रॉम फरीदाबाद। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, और क्या पूछना चाहेंगे? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। सर मैं फरीदाबाद से बोल रहा था, और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली, मेरा फरीदाबाद में अपना घर है, मैं 3 BHK वहाँ मेरा अपनी फैमिली है, मेरा गुड़गांव आना जाना मेरा रहता है वहाँ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक प्रेस्टीज ग्रुप का गाजियाबाद में एक प्रोजेक्ट आ रहा है 2 to 3 BHK का, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म में रहने के, शॉर्ट टर्म में आप एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं
क्या सही रहेगा वहाँ पे चूज करना, क्योंकि दिल्ली में मेरा फरीदाबाद अपना घर है तो एनसीआर रीजन में भी होगा, और गाजियाबाद बेटर रहेगा 1 to 1.5 सीजन में, या फिर गुड़गांव की तरफ, क्योंकि एक प्रेस्टीज ग्रुप का है, तो बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये थोड़ी सी अगर क्लियरिटी मिल जाती। बढ़िया सवाल है सर आपका। तो अच्छी बात है कि आप अपने ही इलाकों में, मतलब एनसीआर में हैं और एनसीआर में ही दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। गाजियाबाद में आपने कहा कि प्रेस्टीज ग्रुप जो अपने आप में बड़ा नाम है, बजट में भी अभी पिछले सवाल में हमने बात की कि जब आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो फिर ये 1 से 1.5 करोड़ का बजट थोड़ा कॉन्स्टेंट, मतलब थोड़ा कम पड़ने लगता है। लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसा है, या फिर आपको गुड़गांव में कुछ और ऑप्शन थोड़ा दूर जाके क्या मिल पाएंगे आपके बजट में, ये सारी बातचीत करते हैं। तो आशीष जी, तो गाजियाबाद में जो भी अपकमिंग प्रेस्टीज प्रोजेक्ट है, नाम तो बड़ा है काफी, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसा है, क्या लोकेशन है, अगर यही बेहतर हो जाता है तो इसी में जीरो इन करें या फिर कुछ और देखा जाए? विपिन जी, डेफिनेटली साउथ का डेवलपर नॉर्थ मार्केट में आ रहा है, ये बहुत बड़ी हलचल इससे क्रिएट हुई है। और इनफैक्ट प्रेस्टीज काफी टाइम से नोएडा में एंटर करना चाह रहा था, बट आई थिंक उनके कुछ प्लान्स चेंज हुए और उन्होंने ये लैंड एक्वायर करी। अगर हम नोएडा की खासकर बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज के आने से नोएडा का पूरा लैंडस्केप चेंज हुआ, क्योंकि एक बड़ा नेशनल डेवलपर लिस्टेड कंपनी आके वहां से काम करना शुरू कर दी। और अभी तक अगर आप देखें तो गुड़गांव से कुछ डेवलपर्स लाइक डीएलएफ, इन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई अटेम्प्ट किसी ने किया नहीं है। तो एक बहुत लोकलाइज मार्केट थी, उसमें एक बड़ा डेवलपर आ रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो वो अपनी डिमांड भी मार्केट से आगे रख रहा है, ठीक है। लेकिन प्रेस्टीज के बारे में अगर कोई साउथ इंडिया में आएगा तो ये देखते हैं कि प्रेस्टीज कुछ लैंडमार्क्स क्रिएट करता है, कुछ नई मार्केट क्रिएट करता है, छोटे प्रोजेक्ट नहीं करता, बड़ा प्रोजेक्ट लाता है, उससे क्या वो डेस्टिनेशन ओवर टाइम क्रिएट होता है और बाकी लोग भी आना शुरू करते हैं। जब उस एरिया में हलचल बढ़ती है तो वहां के दामों में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी रही है। अगर आप यहाँ बैंगलोर शहर में आके किसी से बात करेंगे तो लोगों ने उनके प्रोजेक्ट्स में रिटर्न बनाए रहते हैं, बट डेफिनेटली वो 15-20% वहाँ के लोकल डेवलपर से आगे होगा प्राइसिंग में। तो हर एक को अपनी कैपेसिटी चेक करनी होगी कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनकी वे ऑफ ऑपरेशन वगैरह बहुत डिफरेंट रहेंगे, यू नो। जरूरी नहीं है कि कुछ जैसे दिल्ली एनसीआर में देखा जाता है पेमेंट प्लान्स और उस तरह की चीजें शायद प्रेस्टीज या प्रेस्टीज जैसी कंपनीज ऑफर नहीं करती हैं। तो हर दिल्ली एनसीआर के कस्टमर को ये माइंडसेट भी चेंज की जरूरत है कि व्हेन इन कंपनीज के साथ डील कर रहे हो तो उनका वे ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट रहेगा। और अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो रिसेंटली मैंने सर्वे कुछ किया था, तो रोड नेटवर्क वगैरह तो बहुत ही अच्छा हो गया है, दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है। और लोग जो दिल्ली में काम करते हैं या नोएडा में इतना बड़ा आईटी बेल्ट बन चुका है, उधर काम करते हैं, और अगर नोएडा में नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो गाजियाबाद में रह सकते हैं, और यूपी के डिफरेंट एरिया से, उत्तराखंड से एक्सेट्रा से, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी तो वहां के लोग यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट डेफिनेटली इंप्रूव हुई है पहले टाइम से। राइट। तो अशोक जी देखिए, प्रेस्टीज की बात है, आशीष जी ने भी कहा, और इन जनरल भी एक बहुत शानदार परसेप्शन है। आप उन्हें दक्षिण भारत का डीएलएफ कह लीजिए, और अब तो डीएलएफ के शहर में आ गए। तो अगर ये प्रोजेक्ट आपकी अफोर्डेबिलिटी में आता है तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो एक क्लासिक चीज़ ही बनाते हैं, सब कुछ फेयर भी रहता है। बस जैसा आशीष जी ने कहा कि हो सकता है कि मार्केट से थोड़ा डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन हो, थोड़ा मार्केट से रेट भी ऊपर हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक डेवलपर, लोकेशन, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी की बात है, भरोसा किया जा सकता है। तो अगर आप देख लीजिए आपके बजट में फिट बैठता है तो शायद फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये चीज़ जीरो इन कर ली है तो आप इस पर आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं और हम उनसे अपने दर्शकों के सवालों के जवाब ले रहे हैं। राइट, तो ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ ईमेल्स हैं हमारे पास, वो लेते हैं। मिस्टर श्रीपाद नलगिरकर, पुणे से आप हमें लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट है बेला कासा रॉयल और बाणेर, इसका लोकेशन है, 3 BHK का ऑप्शन है, 1.25 CR के आसपास टोटल कॉस्ट आ रहा है। 2026 में इनको पोजीशन मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं,
लेकिन अब इस पर एक राय चाहते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आशीष जी, तो बेला कासा रॉयल बाड़ेर में कैसा रहेगा ये प्रोजेक्ट? विपिन जी, मैंने जो इतना इन्फॉर्मेशन था नहीं, उसके हिसाब से मुझे मेरे ख्याल से रचना बेला कासा की बात कर रहे हैं। तो रचना ग्रुप ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स बनाता है पुणे के इस लोकेशन में। और बानेर की हम स्पेसिफिकली बात करें तो बानेर एक हाई एंड एरिया वेस्ट ऑफ पुणे में काफी हाई एंड माना जाता है, बिकॉज ऑफ जो ऑफिस और सोशल इंफ्रा जो वहाँ पे क्रिएट हुआ है, मार्केट्स, मॉल्स एक्सेट्रा। और किसी के पास जब थोड़ा ज्यादा सम रहता है प्रॉपर्टी के लिए, तो वो बानेर और उसके नियर बाय एरियाज में देखते हैं। कंपैरेटिवली हिंजेवाड़ी अगर हम जानते हैं, वो मोर बजट ओरिएंटेड मार्केट्स हैं। तो जो प्रोडक्ट मेरे को समझ आया कि ये 10 या 12 हजार रुपए इनको चार्ज किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट ठीक ही लग रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइसिंग। ओके, एंड रेस्ट लाइक आई सेड, लोकेशन भी अच्छा ही है, डेवलपर भी ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लोकेशन अच्छा, डेवलपर अच्छा, सारी चीज़ें बेहतर, तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा इसमें बहुत आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं श्रीपाद साहब। सारी चीज़ें बढ़िया है, आपने मन बना लिया है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बाड़ेर के बारे में हम थोड़ी और बातचीत कर लेंगे, लेकिन एक और सवाल है हमारे पास, वो भी एक ईमेल है राहुल साहब का, पुणे से ये, तो चले पुणे की हम बात करेंगे, लेकिन इस सवाल को ले लेते हैं। लीगेसी माइलस्टोन पुनावाला पुणे में ये प्रोजेक्ट है, 2 BHK 65 लाख, 2029 में इसका पोजीशन मिलेगा। लोकेशन का आउटलुक चाहते हैं, बिल्डर का रेपुटेशन चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा ये चाहते हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये PCMC एरिया के अंदर आ रहा है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो 2-3 सवाल हैं सर इनके अलग अलग। ये जो प्रोजेक्ट है ये है लीगेसी माइलस्टोन पुणे वाले में। अच्छा, तो सर अगर ये पुणे वाला एरिया ही है प्रॉपर, तो ये PCMC में आना चाहिए। ओके, लेगेसी ग्रुप अगेन लोकलाइज्ड रियल एस्टेट, नेशनल प्लेयर्स, सिटी लेवल और लोकलाइज्ड। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतनी फ्रेगमेंटेड मार्केट है। तो लेगेसी ग्रुप के बहुत सारे प्रोजेक्ट इस जोन में आपको मिलेंगे, एक के बाद एक। तो एक तरह से वो लोकल लीडर है। तो इसमें मैं आशा करता हूँ कि अगर वो एक 2029 की कमिटमेंट दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट उस समय में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपर का एक रेपुटेशन और एक मार्केट में रिकॉल है। ओके, प्राइसिंग भी ठीक लग रहा है, 65 लाख। आई एम श्योर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन भी इनको मिल जाएगा फॉर अ 2 बेडरूम। और पुणे एज ए मार्केट बहुत ही सरप्राइजिंग रही है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हाईएस्ट रह रहे हैं बड़े शहरों में। और उसका रीजन भी है कि 2-3 बेडरूम कुछ लोकेशंस में अंडर 1 करोड़ आप ले सकते हैं। बहुत सारा एक चंक जो एंट्री लेवल एम्प्लॉय या मिड लेवल एम्प्लॉय जिनकी सैलरीज 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक होती हैं, दे कैन वो लोग इस तरह के प्रोडक्ट को जल्दी अर्ली खरीद सकते हैं अपनी लाइफ स्पैन में। और तो उस हिसाब से लिहाज से देखा जाए, जो हिंजेवाड़ी के अंदर नहीं रहना चाहता, हिंजेवाड़ी के फ्रिंज एरिया में रहना चाहता है, हाईवे से कनेक्टिविटी आसान रखना चाहता है, पूना वाले उसके एक अच्छी लोकेशन है। और मतलब वहां पे इस तरह के काफी प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है राहुल, तो आई थिंक चीज़ें ठीक ही हैं, आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि आशीष जी बात 2 सवाल पुणे से हो गए, मैं थोड़ा पुणे मार्केट के बारे में यहाँ बात करना चाहूँगा। अभी जो हमारे पास सवाल आ रहे थे, कोई दिल्ली NCR में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई उसकी जगह बंगलुरु को देख रहा है, पुणे कैसा ऑप्शन रहेगा? क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है प्रॉपर्टीज़ हर बजट की अवेलेबल है, बहुत सारे डेवलपर हैं, अधिकतर की काम करने की जो मतलब रेपुटेशन है वो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब नाम है या मार्केट खराब है। तो कुल मिला के पुणे एक ऐसा मार्केट और हमेशा से बड़ा प्रोडक्टिव मार्केट भी कहलाया है कि भाई दाम ना बहुत एकदम से ऊपर चला जाता है ना एकदम से डिप करता है, बट एक स्टडी और स्लो पेस के साथ राइज भी होता है, अवेलेबिलिटी भी रहती है, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स भी अच्छी है, यानी वैरायटी भी अच्छी है। क्या लोगों को पुणे के भी लिए सोचना चाहिए, अगर जब ऑल इंडिया वो सोचते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रॉपर्टी लेनी है? विपिन जी, डेफिनेटली देखिए, पुणे की बहुत ज्यादा रिलेशन, अगर हम आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले की बात करें, तो पुणे की बहुत सारी जो इकोनॉमी है या रियल एस्टेट है वो इम्पैक्ट होती थी मुंबई से।
पुणे को रिटायरमेंट डेस्टिनेशन माना जाता था। ओके, आईटी कंपनी जबकि टीसीएस, इन्फोसिस ये सब ऑपरेट कर ही रही थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बहुत हाई पेइंग कंपनीज नहीं होती हैं, पर लास्ट कुछ सालों में पुणे का जो ओवरऑल इंफ्रा क्रिएट हुआ, ओके, रियल एस्टेट जो क्रिएट हुई, आईटी पार्क्स बने टॉप नॉच क्वालिटी के, तो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कई कंपनी, बार्कलेज एंड व्हाट नॉट, इस तरह की हाई एंड आईटी कंपनीज वहां पे आके एस्टेब्लिश हुई। एंड जो पुणे का एक तो मुंबईफिकेशन कह सकते हैं, दूसरा वहां पे ऑटो इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा था, लेकिन आईटी आज की डेट में बहुत बड़ा है, एंड आईटी इज एबल टू पे। ओके, और वहां पे जो आपने कहा ना कि बहुत डेवलपर्स और बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उसका ये रीजन है कि पुणे में ऐसे कुछ लॉज नहीं है कि प्रोडक्ट का लैंड का साइज एक सर्टेन एरिया जितना बड़ा होना चाहिए तभी आपको हाई राइज की परमिशन मिलेगी। तो एक जो मैं मुंबईफिकेशन बोल रहा हूँ, तो बहुत सारा पुणे जो है वो मुंबईफाइड है कि छोटे छोटे लैंड्स में भी एक टावर खड़ा हो जाता है, तो उसके कारण डेंसिटी अब बढ़ती जा रही है उस शहर की अनडाउटेडली। जो पुणे के लिए वर्क नहीं कर पाया अभी तक ये है कि वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत चर्चा होगी कि हाँ एक्स लोकेशन में होना चाहिए, वाई लोकेशन में होना चाहिए, वो कुछ नहीं होगा। करंट लोकेशन में ही उन्होंने पुणे के टर्मिनल्स ऐड कर दिए। तो अभी भी अगर किसी को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी चाहिए, उसकी डिपेंडेंसी मुंबई से ही बनी रहती है। हम सब जानते हैं कि बड़ी कंपनीज अपने बड़े ऑफिस इंडिया में तब सेटअप करते हैं जहां लोग आसानी से आ जा सके, स्पेशली जो उनके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सेकंड, जो बहुत बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है इज द रिंग रोड। तो पुणे की रिंग रोड की चर्चा पता नहीं 2 डेकेड से हो रही है शायद, और मुझे कुछ कुछ जगहों पे कुछ काम होता हुआ अब दिखता है, लेकिन वो अगर बन जाए तो पुणे के अराउंड आप बहुत जल्दी जा सकते हैं। आज की डेट में पुणे के ईस्ट से वेस्ट जाने में आपको सिटी के बीच से जाना पड़ता है, एंड इट इज अ बिग बॉटलनेक। राइट, व्हाट इज वर्किंग बहुत अच्छी जो अभी रिसेंट ईयर्स में डेवलपमेंट हुई है कि पुणे की मेट्रो की कनेक्टिविटी आने लग गई है और जगह जगह से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इंटरकनेक्शन अभी भी बहुत सारे बनने हैं, तो लोगों की स्पीड ऑफ मूवमेंट बढ़ेगी। पर डेफिनेटली पुणे अब लो एंड मार्केट नहीं है, पुणे इज काफी हाई एंड मार्केट है। 2, 4, 5 करोड़ लोधास ने लॉन्च किया, 25-30 करोड़ का प्रोडक्ट भी वहां पे लॉन्च हुआ। ट्रम्प टावर है पुणे में, ठीक है, उसकी अलग स्टोरी है कि वो अभी तक शायद पूरी तरह बिक नहीं पाया, बट ट्रम्प टावर में भी अहेड ऑफ टाइम था। ओके, तो कई सालों से वहां पे है, लेकिन एरियाज लाइक कल्याणी नगर, कोरेगांव, खराड़ी, ये बहुत हाई एंड एरियाज, ये सब ईस्ट की तरफ है जहां पहले लोग जाना चाहते थे, बट बहुत सारा हाई एंड आईटी सब उधर की तरफ है क्योंकि एयरपोर्ट उधर की तरफ है। राइट। एंड रिसेंट में मैंने देखा कि वहां के टर्मिनल अब एक्सपैंड हो गया, 2 टाइम्स हो गया है, पर प्रॉब्ली वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब आपको एक बड़ा इंटरनेशनल क्वालिटी का एयरपोर्ट चाहिए। तो पुणे ने एक रास्ता तय करा, मतलब वहां पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, आईटी का मिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग का मिक्स है, एजुकेशनल हब तो वो पहले से था और बड़ी कॉस्मोपॉलिटन उसकी पब्लिक भी है, डेंसिटी हाई हो गई है, रोड्स ब्लॉक होने लगे, बात सही है, लेकिन एक अगर रिंग रोड बन जाता है तो वो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। मेट्रो आपने बताया आ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज़रूर वो बहुत बड़ी चीज़ है जो अगर पुणे को मिलती है तो उसकी तस्वीर को आगे और बदलने की ताकत रखती है। लेकिन फिलहाल पुणे एक अच्छा डेस्टिनेशन कहा जा सकता है अगर एक ठीक ठाक बजट में आज भी आपको घर चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और वहाँ जॉब्स तो हैं ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त आज के लिए समाप्त हो रहा है, लेकिन सवाल जवाब के साथ ये जो पुणे पे आज हमारी थोड़ी डिटेल में बातचीत हुई, आई होप कि काफ़ी इन्वेस्टर्स को या काफ़ी लोकल पब्लिक को भी जो पुणे में घर खरीदना चाहती है या कहीं और से भी आकर, उनके लिए काफ़ी एक अच्छी गाइड के तौर पे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हफ्ते आपसे मुलाकात होती है pgmoneycontrol.com, यहाँ पर आप अपने सवाल भेजते हैं, भेजते रहिए, थोड़ा डिटेल, और हाँ इंपॉर्टेंट है फ़ोन नंबर लिखने से हमें बहुत सुविधा हो जाती है। कुछ चीज़ें हमें अगर आपसे जानना होती है तो हम ऐड कर पाते हैं आपके सवाल में, जो अपने एक्सपर्ट को बताते हैं तो फिर वो और बेहतर जवाब देते हैं। तो प्लीज़ फ़ोन नंबर भी ज़रूर डालिएगा। तो चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही। मौसम सर्दियों का है, थोड़ा मौसम में परिवर्तन है, तो स्वास्थ्य को लेकर चीज़ें बदलती हैं, अपना ध्यान रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Signature Global presents Property Gurus.